यह जापान के सबसे ज्यादा बिकने वाले रहस्य लेखक केगो हिगाशिनो की प्रारंभिक कृति है, जो एक अनोखी स्नोस्टॉर्म विला शैली की रहस्य कथा है। इसकी घटनाएं फोर सीजन्स विला नामक एक पहाड़ी विला में घटती हैं। उस दिन विला में 4 पुरुष और 3 महिलाओं का आगमन होता है। सभी यूनिफाइड थिएटर मंडली से जुड़े नाट्य कलाकार हैं। मौसम की चेतावनी की तरह अचानक किसी अनहोनी की आहट सुनाई देती है। अब आइए इन 7 पात्रों से जल्दी से परिचित हो लें। सबसे बुजुर्ग और शांत स्वभाव वाले व्यक्ति का नाम यूगे है। तरबूज जैसे सिर वाला मूर्खसा प्रतीत होने वाला लड़का प्रसिद्ध सेनापति शेव तेलंग है। पीले बालों वाला ऊर्जावान युवक हुआंग माओ के नाम से जाना जाता है। छोटे बालों वाला युवक है कै, जो अभी अभी इस नाटक मंडली में शामिल हुआ है। और एक महिला जिसे सभी ताई कहते हैं, कभी अविवाहित जीवन जीती थी। मैं खुद भी अभिनय के प्रति जुनूनी हूँ और इसी वजह से मैंने अपना करियर बदलकर एक नाट्य कलाकार बनने का निर्णय लिया। इन 4 पुरुषों के अलावा 3 महिलाएं हैं, लंबी और पतली मिस गाओजी, जिनकी पोनीटेल उनके व्यक्तित्व को और निखारती है। सिस्टर हांग, जो हमेशा लाल स्वेटर पहने रहती है, और एक लंबी बालों वाली लड़की जिसके माथे पर बैंग्स हैं। इन सभी का यहाँ एकत्र होने का उद्देश्य था मंडली के मुखिया द्वारा आयोजित एक बंद प्रकार का चयन कार्यक्रम, जिसमें अगले नाटक के नायक का चुनाव किया जाना था। यह आयोजन 4 दिनों तक चलने वाला था और इसके लिए नेता ने विला में पर्याप्त भोजन और व्यवस्थाएं पहले से कर रखी थी। पहले दिन शाम 5:10 बजे जब सभी मेहमान विला में पहुंच चुके थे, तब विला के रेडियो पर नेता की आवाज गूंजी। वह गाकर इस रहस्यमय कार्यक्रम का परिचय दे रहा था। यह चयन प्रक्रिया एक इमर्सिव रोल प्लेइंग गेम की तरह थी। सेटिंग के अनुसार यह विला एक ऐसे क्षेत्र में स्थित था जो भारी हिमपात के कारण पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कट चुका था। न तो आना संभव था, न जाना। और यहीं से शुरू होती है सस्पेंस की असली कहानी। कोई भी बिना अनुमति विला नहीं छोड़ सकता था, वरना वह प्रतियोगिता से बाहर माना जाता। 7 प्रतियोगी इस भूमिका में बखूबी ढल गए। विला में जगह-जगह कैमरे लगे थे, जिससे सभी के प्रदर्शन को रिकॉर्ड किया जा सके। चौथे दिन सुबह 10 बजे ऑडिशन समाप्त होना था और उसी के आधार पर अगले नायक का चयन किया जाना था। नेता के नियमों को सुनने के बाद सभी ने सहमति जताई। उन्होंने अपने अपने मोबाइल और संचार उपकरण बंद कर एक कैबिनेट में जमा कर दिए, ताकि वातावरण पूर्णतः कट ऑफ लगे। शेफ तेलंग ने सबके लिए शानदार भोजन तैयार किया। खाने के दौरान हुआंगमाओ ने अपने विचार साझा किए और लिविंग रूम के कोने में उन्हें बेसिक रीजनिंग की रानी नामक पुस्तक मिली, जो उन्हें एक संकेत प्रतीत हुई। उन्होंने सोचा कि यह नेता द्वारा छिपाया गया कोई रहस्य है। पर्यावरण संरक्षण जैसे शब्दों को सुनकर कुछ लोग विचलित हुए, लेकिन सभी ने इसे सिर्फ खेल का हिस्सा समझकर नजरअंदाज कर दिया। उस रात सभी आराम करने अपने कमरों में चले गए, सिवाय सिस्टर हांग के, जो मनोरंजन कक्ष में पियानो बजाने के लिए रुक गयीं। उन्होंने हेडफोन पहने थे ताकि दूसरों को कोई असुविधा न हो। उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि कोई रहस्यमय व्यक्ति उसी समय मनोरंजन कक्ष में घुस आया है। जब तक सिस्टर हांग कुछ समझ पाती, उस व्यक्ति ने उनके गले में लटके ईयरफोन के तार से उन्हें गला घोंट कर मार डाला। अगली सुबह लंबे बालों वाली लड़की ने देखा कि सिस्टर हांग के बिस्तर पर कोई हलचल नहीं थी। उसे शक हुआ और वह मनोरंजन कक्ष की ओर भागी। वहां जाकर पता चला सिस्टर हांग अब जीवित नहीं थी। इसी समय रेडियो से नेता की आवाज फिर आई, जिसमें उन्होंने बताया कि पटकथा के अनुसार सिस्टर हांग खेल से बाहर हो गई है। शव इलेक्ट्रॉनिक पियानो के पास मिला। मौत का कारण दम घुटना बताया गया और समय अनुमानित किया गया रात 10 से 11 बजे के बीच। अब यह स्पष्ट हो गया कि हत्या किसी और ने नहीं, विला में मौजूद अन्य 6 लोगों में से किसी एक ने की है। हर कोई एक दूसरे से यह पूछने लगा कि उस वक्त वह कहाँ था, लेकिन ठोस जवाब किसी के पास नहीं था। जब अपराध घटा, उस समय मैंने कहा कि मैं अपने कमरे में आराम कर रहा था। इसका सीधा अर्थ है कि किसी के पास भी ऐसा कोई ठोस बहाना नहीं था जिसे पूरी तरह से विश्वसनीय माना जा सके। नवागंतुक अभिनेता आके, जो हाल ही में मंडली में शामिल हुए थे, उन्होंने सबसे पहले एक चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने पिछली रात हत्या से ठीक पहले मनोरंजन कक्ष में सिस्टर हांग और लंबी पतली मिस गाओजी के बीच तीव्र झगड़ा, यहाँ तक कि एक अंतरंग शारीरिक संबंध जैसी स्थिति देखी सुनी। झगड़े की वजह यह बताई गई कि गाओजी को वह भूमिका नहीं मिली जो पहले उन्हीं के लिए निर्धारित थी। सिस्टर हांग ने कथित रूप से अपनी शारीरिक सुंदरता का उपयोग करके नेता से यह भूमिका हासिल कर ली थी। आके ने जब यह बात कही तो रोजियाकाई की कही गई बातें भी सच लगने लगी। सबने माना कि यदि यह सच है तो गाओजी के पास बदले की ठोस वजह थी। हालांकि गाओजी ने यह स्वीकार किया कि उनका हांग के साथ विवाद हुआ था, लेकिन उन्होंने हत्या करने के आरोप को साफ नकार दिया। बाकी लोगों का भी यही मानना था कि गाओजी जैसी पतली और शारीरिक रूप से कमजोर महिला इतनी चुपचाप और सटीक तरीके से गला घोंटकर किसी की हत्या नहीं कर सकती थी। दूसरी ओर निर्देशक दाओ को गाओजी की स्थिति की पूरी जानकारी थी। यदि उन्होंने गाओजी को कथित हत्यारे की भूमिका दी होती तो वह कोई ऐसी योजना बनाते जिसमें आगे भी हत्याएं हों, ताकि वह पात्र और कहानी दोनों आगे खिंच
खींच सके। एताई को यह तर्क काफी उपयुक्त लगा। फिर सभी ने तय किया कि पहले नाश्ता कर लिया जाए और उसके बाद सुराग ढूंढे जाएं। नाश्ते के बाद एताई और गाओजी वापस अपराध स्थल पर पहुंचे। एताई ने एक बार फिर गाओजी पर संदेह जताया, लेकिन इस बार गाओजी ने संयम बरता। वहीं कै को यह जांचने का जिम्मा सौंपा गया कि हत्या को अंजाम कैसे दिया गया होगा। उन्होंने विचार किया, यदि किसी ने सिस्टर हांग का गला हेडफोन के तार से घोंटा होता तो वह केवल एक बार लपेटने से काम नहीं चलता। तार को कम से कम 2 बार लपेटा जाना चाहिए था और फिर कीबोर्ड से अलग करना पड़ता। लेकिन एताई को यह याद आया कि सुबह जब वे मनोरंजन कक्ष में गए थे तब हेडफोन का तार कीबोर्ड से जुड़ा हुआ था। अब सवाल यह उठा कि क्या हत्यारे ने अपराध के बाद ही तार को वापस जोड़ दिया था? अगर हाँ, तो ऐसा करने का क्या उद्देश्य था? हालांकि एताई इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। इसी दौरान कै को इलेक्ट्रॉनिक पियानो के नीचे कुछ गिरा हुआ मिला, एक लाल रंग की कील लगी हुई हुक जो साफ तौर पर सिस्टर हांग की थी। यह संभवतः उनके पियानो बजाते समय गिरा होगा। बाकी कोई विशेष सुराग नहीं मिला। पूरा दिन विला की तलाशी में निकल गया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। रात को सभी ने निर्णय लिया कि आगे किसी अनहोनी से बचने के लिए वे बर्तनों को यूजे के कमरे में रखेंगे। सोने से पहले एताई ने यूजे की कलाई रस्सी से बांध दी ताकि यदि कोई घटना हो भी जाए तो वे निर्दोष साबित हो सके। देर रात एक लड़की जो गहरी नींद में थी दरवाजे पर दस्तक सुनकर जाग गई। दरवाजा खोलते ही उसने देखा फूल जैसे बालों वाला गुआ ताइलियांग मुस्कुराता हुआ सामने खड़ा था। उसे देखकर लड़की को भ्रम हुआ कि शायद वह नेता द्वारा नियुक्त हत्यारा है, लेकिन गुआ ने जल्दी से उसका मुंह बंद कर दिया और समझाया कि वह इतनी रात को क्यों आया है। उसने बताया कि वह यह जानने आया है कि क्या वह और आह के एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, क्योंकि दोपहर में उन्हें एक दूसरे से कानाफूसी करते हुए देखा गया था। लड़की ने सच्चाई बताई, वे सिर्फ केस पर चर्चा कर रहे थे। गुआ ताइलियांग यह सुनकर संतुष्ट हो गया और वापस अपने कमरे में चला गया। लेकिन जैसे ही वह बिस्तर पर गया, दोबारा दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने झुंझलाकर दरवाजा खोला। अंधेरे में एक रहस्यमय परछाई उसके सामने एक भारी वस्तु लिए खड़ी थी। तीसरी सुबह जब सब जागे तो देखा गुआ ताइलियांग अपने कमरे से बाहर नहीं आया था। दरवाजा खोलने पर भीतर कोई नहीं मिला, लेकिन दीवार पर खून के छींटे थे। हालांकि वह मानव रक्त नहीं था, पर माहौल में सनसनी फैल गई। तभी रेडियो फिर बज उठा। नेता की आवाज में घोषणा हुई, दूसरा शिकार गुआ ताइलियांग था। उसकी मृत्यु उसके कमरे में ही सिर पर किसी भारी वस्तु से प्रहार करके हुई थी। अब एक और रहस्य खुल गया था, लेकिन हत्यारा अभी भी विला में ही कहीं था। वह वही चाहता था, इसलिए उसने गुआ ताइलियांग की हत्या कर दी। हालांकि गुआ ने हत्या करने से साफ इनकार किया, क्योंकि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। गांव और गुआ के बीच हल्की बहस जरूर हुई, लेकिन फिर मामला वहीं शांत हो गया। अब बचे हुए 5 लोग नीचे भोजन के लिए एकत्रित हुए। नाश्ते के दौरान मैंने देखा कि मेज पर एक फूलदान खून से सना हुआ था। यह वही हथियार हो सकता है जिससे हत्या की गई हो। सूरज की रोशनी से बचते हुए जब मैंने उसे पास से देखा तो यह देखकर मैं चौंक गया। वह खून असली था। यह दृश्य सभी को बेचैन कर गया। अताई को शक हुआ कि कहीं किसी ने ऑडिशन के दौरान प्रयोग की गई स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हुए असली हत्या तो नहीं कर दी। लेकिन यदि सिस्टर हांग और व्यवस्था की हत्या हो चुकी थी तो फिर शव कहाँ है? गंगजी को अचानक याद आया कि पिछवाड़े में एक सूखा कुआं था, एकमात्र ऐसी जगह जिसे अभी तक किसी ने नहीं टटोला था। सभी 5 लोग वहां पहुंचे और मैनहोल का ढक्कन उठाया। कुआं गहरा और अंधकारमय था। कोई भी अंदर उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तभी कै की नजर पड़ी। मैनहोल के चारों ओर लाल कपड़े की एक पट्टी लिपटी थी, जो हूबहू सिस्टर हांग के लाल स्वेटर जैसी लग रही थी। इससे सभी को शक होने लगा कि यही वह जगह है जहां सब कुछ छिपा है। फिर हुक ने वह लाल नेल पॉलिश निकाली जो उसने और आह कै ने साथ खरीदी थी। गांव जिजी ने अनुमान लगाया कि शायद यह सब सिस्टर हांग की शरारत थी, लेकिन अब एक नई आशंका सामने आई, कहीं सिस्टर हांग सचमुच मारी तो नहीं गई। इस बीच माहौल और गंभीर होता गया। पीले बालों वाला युवा डर से कांपने लगा और अपना सामान समेटकर विला छोड़ने को तैयार हो गया। भारी बर्फबारी भी अब उसे एक सेटिंग जैसी लग रही थी, जैसे सब कुछ किसी नाटक की पटकथा हो। याद आया हुआंग माओ, कभी उसकी एक साथी थी या मेई, एक प्रतिभाशाली लेकिन घमंडी अभिनेत्री। वह एक बार प्रमुख भूमिका न मिलने पर गुस्से में घर लौट गई थी। इसके बाद सिस्टर हांग, जीजी और हुआंग माओ ने उसे फिर से जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन अंदर ही अंदर या मेई ने उनकी चालों को पहचान लिया। फिर हुआ संघर्ष। एक झगड़े के दौरान नपुंसक व्यक्ति ने गुस्से में पीले बालों वाले युवक को धक्का दे दिया, जिससे उसके ऊपर उबलती चाय गिर गई। इस दुर्घटना से माहौल और खराब हो गया और फिर साजिशें शुरू हुई। सिस्टर हांग ने एक झूठ फैलाया कि हुआंग माओ की आंखें बुरी तरह जल गईं। इससे गाड़ी चलाते यांग मेई का ध्यान भटका और एक दुर्घटना हो गई। यह हादसा हुआंग माओ को बुरी तरह घायल कर गया। दूसरी ओर नपुंसक व्यक्ति, जो यह खबर सुनकर खुद को दोषी मान बैठा, एक ट्रक की चपेट में आ गया और अपने अभिनय करियर को हमेशा के लिए खो बैठा। अब हांग और मशीन दोनों मर चुके थे। हुआंग माओ को यकीन हो गया, अगला शिकार वही है। वह भागने ही वाला
वाला था कि सबसे बड़े भाई यू ने उसे रोक लिया। यू ने उसे समझाया, यहाँ हर जगह कैमरे लगे हैं, यदि सचमुच कोई हत्या हुई होती तो अब तक पुलिस आ चुकी होती। यह सोचकर हुआंग माओ थोड़ा आश्वस्त हुआ, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया, वह कैमरा जो उसने पहले दिन बुकशेल्फ पर छुपा दिया था ताकि सबका अभिनय रिकॉर्ड कर सके। क्या उसमें कुछ कैद हो गया है? अताई ने तुरंत कैमरा निकाला। अब शायद हत्यारा सामने आने वाला था। सच कैमरे में कैद था, लेकिन अधूरा। कैमरे ने हत्यारे को उस क्षण पकड़ लिया जब वह मशीन के निर्जीव शरीर के पास झुका था। हत्यारे की कमर पर काली बेल्ट थी, लेकिन अंधेरे और बिजली कटने के कारण उसका चेहरा धुंधला रह गया। कोई यह तय नहीं कर सका कि वह पुरुष था या महिला। एक बात साफ थी, हत्यारा विला में ही था, क्योंकि बाहर से कोई घुसता हुआ नहीं दिखा। अब संदेह विला में बचे 5 लोगों पर ही था। वह अकेली महिला स्वयंसेवक तुरंत खुद को इससे अलग कर पाई। उसका तर्क था, वह इतनी कमजोर थी कि सिस्टर हांग और जीजी को मारकर दूसरी मंजिल से घसीटते हुए कुएं तक नहीं ले जा सकती। शेष रह गए केवल 4। गांव अब भी आह कै के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता था, लेकिन भीतर एक सच्चाई गूंज रही थी। अचानक सबका ध्यान आह कै की ओर गया। उस पर संदेह की सुई घूमने लगी। क्या बोली, भोजन ही उसका वास्तविक रूप है, पर क्या भोजन के नाम पर वह इतनी क्रूर हो सकती थी? अताई पर भी उंगली उठी। शायद उसने अपनी प्रेमिका क्वी की मौत का बदला लेने के लिए सिस्टर हांग को मारा हो। हत्यारे ने शव को कैमरे के सामने घसीटा था, लेकिन उसे पता था कि कैमरा का एंगल कुछ ऐसा था जिससे चेहरा नहीं दिखेगा, क्योंकि कैमरा अताई का था और उसने इसे छुपाकर लगाया था। गो ताई ने यह सब जांच कर पुष्टि की। अब 2 धड़े बन गए, अताई को निर्दोष साबित करने वाला और उसे दोषी मानने वाला। गांव और कै का दावा था कि वे रात भर बंधे हुए थे और अताई कमरे से बाहर नहीं गया, पर यूजी को अब भी लगता था कि यह सब महज एक बड़ा रोल प्ले था, एक नकली हत्या का खेल। लेकिन अगर ये सब अभिनय था तो हत्यारे का चेहरा कैमरे में क्यों नहीं आया? संभावना यह थी कि टीम लीडर ने खुद ही आह कै को कैमरा लगाते देखा और फिर एक अभिनेता को भेजा ताकि वह नकली हत्यारे की भूमिका निभाए। शायद यह सब केवल यथार्थवाद का इल्यूजन था। यूजी अब भी खेल में था, क्योंकि वह चयन का मौका छोड़ना नहीं चाहता था। उसने सबको एक और रात रुकने के लिए राजी किया। सुबह हुई, लेकिन एक और सदमा तैयार था। हुआंग माओ गायब था। रेडियो पर मंडली के नेता की आवाज आई, हुआंग माओ तीसरा शिकार बन चुका है, उसे कमरे में रस्सियों से बांधकर मार दिया गया था। अब सब खत्म हो चुका था। नेता ने घोषणा की, जो भी चाहे अब विला छोड़ सकता है, लेकिन अगर कोई असली हत्यारा खोज ले तो अगली सुबह दफ्तर में रिपोर्ट कर सकता है। भाई यू अचानक बोला। वह मान गया कि यह सब एक स्क्रिप्ट थी, टीम लीडर द्वारा रचा गया। लेकिन कल रात अताई कमरे से बाहर नहीं गया था, इसलिए हुआंग माओ की हत्या केवल यू डेयू ही कर सकता था। अताई का आरोप सही निकला। यू ने कबूल किया, उसने सिस्टर हांग, मशीन और हुआंग माओ को मार डाला। उसका मकसद था बदला लेना। उसने स्वीकार किया कि उसका नपुंसकता की स्थिति से भावनात्मक संबंध था और यह बदला निजी था। यह सुनकर हैंगिंग सन, जो कभी यू से जुड़ा था, अपने गुस्से को नहीं रोक पाया। वह उस पर झपट पड़ा, लेकिन अताई बीच में आ गया। उसका दावा था यू असली हत्यारा नहीं था। उसने यह सब इसलिए स्वीकार किया ताकि असली मास्टरमाइंड छिपा रह सके, और वो मास्टरमाइंड यांग मेई हो सकती थी। फिर अताई ने अपनी जेब से एक कीड़ा निकाला। यह कीड़ा उसे अपने कमरे में मिला था और यह संकेत कर रहा था कि सच्चाई कहीं और दबी है। सच्चाई अब जमीन के भीतर छिपी नहीं थी, बल्कि एक दर्पण के पीछे थी। एताई को यकीन था कि हत्यारा कहीं पहाड़ की किसी दरार में नहीं, बल्कि यहीं पास छुपा है, और उसने अपने कीड़े से यह भांप लिया था कि कोई उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। मनोरंजन कक्ष में एताई ने सबको बुलाया और चिल्लाई, यामेई। और फिर दर्पण की दीवार के पीछे से आवाज आई। यामेई गुप्त कमरे में व्हीलचेयर पर बैठी थी, छिपी हुई, लेकिन हार मान चुकी। उसने खुद स्वीकार किया, उसने ही यूजी को उकसाया था, उसे हांग जी और अन्य 3 की हत्या के लिए मजबूर किया था। यह बदला था टूटे पैर का, अपमान का, और शायद उस असहाय प्रेम का जो सिस्टर हांग को मिला लेकिन उसे नहीं। लेकिन फिर भी सब कुछ उससे नहीं जुड़ता था। एताई ने सबको याद दिलाया, उस रात वह पूरी तरह बंधी थी, किसी की हत्या नहीं कर सकती थी। इसलिए हो सकता है कि ये सब एक नाटक के भीतर एक और नाटक था, एक भूमिका के भीतर छुपी एक भूमिका। कैमरे, रिकॉर्डिंग और गवाह, सब कुछ एक स्क्रिप्ट के हिस्से थे। यूजी ने हांग जी की नकली हत्या को सच्चा रूप देने के लिए हुआंग माओ को इस्तेमाल किया। वह उसकी जगह काले कपड़ों में लिपटकर कैमरे में आया और फिर जानबूझकर विला की बिजली काट दी ताकि चेहरा न दिखे, रहस्य बना रहे। टीम लीडर भी इस खेल में शामिल था। उसने सब कुछ पहले से रचा था ताकि यूजी को अपना बदला लेने का मौका मिले। लेकिन एक गलती हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड के ईयरफोन का तार। गांव और एताई ने एक प्रयोग किया। अगर वाकई किसी को गला घोंटकर मारा गया होता तो ईयरफोन का तार जरूर टूटता, लेकिन वह तो सही सलामत था। इससे पता चला हांग जी की हत्या बस एक अभिनय था। यूजी ने आखिरकार वह तार चुपचाप हटा दिया ताकि सच्चाई सामने न आए, पर आह कै की पैनी नजरें उस बदलाव को पकड़ गई। अब एताई, जो शुरुआत में खुद संदेह के घेरे में था, सबके लिए न्याय का प्रतीक बन गया। उसे सबसे ज्यादा चोट इस बात से लगी थी कि उसके अपने ही दोस्तों ने उसे ही भ्रमित
सम्मानित कर दिया। फिर आता है आखिरी सीन। हांग जी जो मरी नहीं थी मंच पर लौटती है। हुआंग माओ जो अभिनय में डूब गया था माफी मांगता है और यांग मेई जिसने सब कुछ रचाया था आखिरकार बाकी तीनों से सुलह कर लेती है। नाटक खत्म होता है पर दर्शकों के लिए सवाल वही रह जाते हैं, किसका दर्द सच्चा था, किसका बदला जायज और कौन था जो वाकई दोषी था जिसने भावनाओं का खून किया। यह पूरी कहानी 2024 की सस्पेंस फिल्म इन द स्नोई विला से ली गई है जो केइगो हिगाशिनो के उपन्यास पर आधारित है। वही बर्फ से ढकी हवेली, वही बंद कमरे का रहस्य, पर हर बार एक नया जाल।